अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स कवर कर लिए हैं। अब आज हम पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग निकला है मेटल से, यानी कि एक ऐसी बॉन्डिंग है जो मेटल्स के अंदर होगी। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मौजूद होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है? किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को क्रिस्टल कहते हैं। तो एक ऐसी शेप जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग कहलाती है। और ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। तो मेटालिक बॉन्डिंग होती किस तरह की है? पेज नंबर 89 पे जो डायग्राम है उसको देखेंगे। ये जितने भी पॉजिटिव यहाँ पे चार्जेस हैं ये सब एटम का न्यूक्लियस है। हमें पता है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है प्रोटॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स जो उसके ऑर्बिट्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो डायग्राम है इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं इनका जो प्लस चार्ज है वो हमें इसका न्यूक्लियस शो कर रहा है, और ये जितने भी ग्रीन कलर के हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि माइनस साइन शो करेंगे। और इनकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान, अगर तो ये वाला साइन है, ये वाला प्लस साइन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, इसका प्लस साइन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। मतलब कि जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट होते हैं, जिसकी वजह से जो उनके ये लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग भी नहीं कर सकते। जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी ऑर्बिट से निकल के फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ये जितने भी यहाँ मेटल के एटम्स बने हुए हैं येलो कलर के, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऑर्बिट्स में नहीं रहेंगे बल्कि ऑर्बिट से निकल के रिवॉल्व करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्सेस पैदा होंगी, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, जो यहाँ डॉटेड लाइन से भी शो की गई है। तो ये हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेटल्स। मेटल्स के अंदर क्या क्या होते हैं? एटम्स होते हैं बहुत सारे। उन एटम्स के जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो दूसरे एटम्स के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फ़ोर्स पैदा होती है, अट्रैक्टिव फ़ोर्स पैदा होती है, वो कहलाती है मेटालिक बॉन्ड। क्या कहलाती है? मेटालिक बॉन्ड कहलाती है। और इसी की वजह से मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की? हम पहले देखते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है इजीली कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। हम देखते हैं कि जितने भी हमारी जो वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की, केबल की, जितनी भी वायर्स होती हैं वो मेटल की बनी हुई होती हैं। उनमें कॉपर होता है, लेड होता है, जो भी फॉर एग्जांपल कॉपर होता है। तो कॉपर हमारे पास क्या है? वायर है। और हम अगर उसके जो बाहर प्लास्टिक होता है उसको उतार के देखें तो अंदर पतली पतली वायर्स होती हैं। यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब इजीली कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, यानी कि वो पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास है मैलिएबल। मैलिएबल मतलब इजीली बेंट और हैमर्ड इनटू शीट्स, यानी कि मेटल की हम मेटल के ऊपर हैमर्ड मतलब अगर हम मेटल के ऊपर हैमर को मारेंगे ज़ोर ज़ोर से तो मेटल जो होता है वो उसकी शीट्स भी बन सकती हैं, पतली पतली शीट्स बन सकती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग के घर में जब कुछ मीठा बनता है उसके ऊपर एलुमिनियम फॉइल होती है। ठीक है, तो वो सिल्वर की फॉइल होती है। ठीक है, वो भी बहुत पतली सी एक शीट होती है। उसके अलावा जब हमारा खाना पैक होता है एलुमिनियम फॉइल के अंदर जो सिल्वर कलर की फॉइल होती है वो भी क्या है? शीट है, पतली सी मेटल की शीट होती है वो। तो यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो इजीली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स किस किस के हैं? ये हीट के भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी हैं। हीट के क्यों हैं? क्योंकि जब हम इनको हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी आ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी आ जाती है तो वो भी हीट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से हीट को पास करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो गुड कंडक्टर्स है हीट के। और इलेक्ट्रिसिटी की क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हों, जब जितने भी मेटल्स होते हैं उनके वो स्टेबल होते हैं इस तरह से कि वो बॉन्डिंग नहीं बनाते। वो उनके दरमियान जो उनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी ऑर्बिट से निकल के फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और अट्रैक्टिव फोर्सेस, अब ये फ्रीली मूव, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा मेटल से? क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द ये 2 प्लस हैं। ये 2 प्लस इसको बाहर नहीं जाने दे रहे, इसको अट्रैक्ट करके उन्होंने अपने पास जोड़ा हुआ है। ये जिस ताकत से इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है ये बेसिकली क्या है? मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दूसरा, इनकी अपीयरेंस क्या है? अपीयरेंस इनकी है शाइनी। जितने भी हम मेटल्स देखते हैं उनकी अपीयरेंस जो होती है वो शाइनी होती है। मतलब हम लोग की जो एलुमिनियम, गोल्ड होता है जो हमारा, वो मेटल है गोल्ड। कॉपर हमारा कितना शाइनी होता है। और जो हमारे नॉर्मली जो हमारे घरों में यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो भी हमारे बहुत शाइन कर रहे होते हैं। तो ये सब इनकी जो शाइनी प्रॉपर्टी है वो हमें क्या शो कर रही है कि इनके ऊपर जो एक लस्टरस कहते हैं, जो इनके ऊपर एक अलग सी जो शाइन होती है, लस्टर जो होता है, मेटालिक लस्टर, ये एक्चुअली क्या कहलाता है? ये इसकी शाइननेस जो होती है मेटल्स के ऊपर, वो कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके ये लस्टर किस तरह से प्रोड्यूस करता है? ये इस तरह से प्रोड्यूस करता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, ये जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, हम अंधेरे में तो नहीं चमकेंगे बर्तन, ऑब्वियसली जब हम लाइट ऑन करते हैं तभी वो चमक रहे होते हैं। तो वो जो लाइट है वो जब उस बर्तन पे पड़ी, उस मेटल पे पड़ी, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ने वो लाइट एब्जॉर्ब की। जब उन्होंने वो लाइट एब्जॉर्ब की तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करते हैं? हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। हायर एनर्जी लेवल पे जब चले जाते हैं तो उन्हें वापस अपने जो उनका अपना एनर्जी लेवल, जो उनकी अपनी ऑर्बिट थी, उसमें आना होता है। जब वो उसमें आते हैं तो वो एनर्जी को निकालते हैं अपने अंदर से। जब वो एनर्जी वो अपने अंदर से निकालते हैं तो वो किसकी फॉर्म में होती है? लाइट की फॉर्म में होती है। वो जो बेसिकली वो जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, वो बेसिकली क्या है? उसकी शाइननेस है, लस्टरस है। ठीक है। टेम्परेचर इनका क्या होता है? नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इतनी ज़्यादा हैं कि ये एटम्स को आपस में जोड़े रख रही हैं। इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास होता है सोडियम एंड पोटेशियम। ये हम आगे जाके इसकी रीज़न देखेंगे, और वो रीज़न आपने नोट करनी हो, पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। ओके, ये इस तरह से आप देख सकते हैं मेटालिक बॉन्ड्स। ये इनके इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करें, ये अभी हम लोग को दिखा इतने कम रहे हैं ताकि हम लोग को समझ आए, बट ये एक्चुअल में इतने ज़्यादा होते हैं कि वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो वो इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने एक एटम के न्यूक्लियस को इस तरह से क्राउड किया हुआ है कि इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इवेंचुअली ये इस तरह के हम लोग को दिखाई देते हैं। हम लोग को बॉन्ड्स नज़र नहीं आते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो न्यूक्लियस है उसने सब के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, और उनके दरमियान जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड्स भी हैं और हमें दिखाई भी नहीं देते जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल्स हमारे पास दो तरह की फॉर्म में होते हैं। एक होते हैं सिंगल एलिमेंट्स की फॉर्म में, दूसरा उनका होता है मिक्सचर। मेटल्स जो होते हैं कुछ ऐसे हैं जो सिंपल एक एलिमेंट हैं, वो सिंगल फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल आयरन है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है और सिल्वर है। ये सब क्या हैं? ये सब सिंगल एलिमेंट्स की फॉर्म में। मरकरी है, Hg। उसके अलावा मिक्सचर में क्या होते हैं? एलॉयज़ होते हैं। जो हमारे घरों में जो यूटेंसिल्स होते हैं स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, ये एक से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर है, तो वो क्या फॉर्म होते हैं? एलॉयज़ फॉर्म होते हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स आर नोन एज एलॉयज़। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटालिक बॉन्डिंग इन सोडियम। मेटालिक बॉन्डिंग इन सोडियम पढ़ेंगे। सोडियम क्या है? हमारे पास एक सॉफ्ट मेटल है ये भी मेटल, बट ये सॉफ्ट है। पेज नंबर 90। ये जो हमारे पास सोडियम है ये इस तरह का दिखाई देता है, और ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम सिंपल कट भी कर सकते हैं सिंपल नाइफ से। अब ये सॉफ्ट क्यों होता है? ये इसलिए सॉफ्ट होता है कि एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 11 होता है, तो इसका जो एटम होता है इसका वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इसका जो डिस्टेंस होता है इसके इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे
जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि सोडियम का एटॉमिक रेडियस बहुत बड़ा है। एटॉमिक रेडियस मतलब उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींच लेगी, बट इस वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकेगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं अपने एनर्जी लेवल से निकल के। ये जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम के स्ट्रक्चर में से निकल के फ्रीली मूव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा है भी नहीं, और इनके दरमियान जो प्लस और जो माइनस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन से काफ़ी दूर है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस शुरू में तो ज़्यादा होगी, बट वो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सोडियम होता है ये सॉफ्ट सॉलिड होता है। अगर तो ये डिस्टेंस कम होता और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है अट्रैक्ट हो जाता है न्यूक्लियस की तरफ, तो ये इसके ज़्यादा करीब हो जाता, जिसकी वजह से क्या होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती और ये एक हार्ड सॉलिड होता। बट ये हार्ड सॉलिड नहीं है। इसकी रीज़न क्या है कि इसकी जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी दूर है। तो ये हमारे पास है सॉफ्ट सॉलिड। एक तो सोडियम ऐसा है, दूसरा पोटेशियम की भी यही रीज़न है। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है मेटालिक बॉन्डिंग इन आयरन एंड कॉपर। आयरन हमारे पास क्या होता है Fe फेरस से निकला है, और कॉपर हमारे पास Cu क्यूप्रम से निकला है। ये जो हमारे पास कॉपर है इसके साथ भी क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेज नंबर 90 पे देखेंगे। जो आयरन और कॉपर हैं इनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपल जो हमने ऊपर मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी है उसी तरीके से बिल्कुल इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इसके एनर्जी लेवल से बाहर निकलेंगे। कॉपर के पास 2+ चार्जेस होते हैं, ठीक है। जो कॉपर होगा हमारे पास, इसके पास जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एटम के करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा एक कॉम्पैक्ट सॉलिड फॉर्म होगा। इसीलिए इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है तो उसको मेल्ट करना उतना ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों है? क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है वो इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनका जब वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होगा तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने आप को स्टेबल करेंगे। जो एटम है अपने आप को स्टेबल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ये वाला कॉपर इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला कॉपर इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होना शुरू हो जाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन इनमें कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रू नहीं होता, प्योर नहीं होता, सिर्फ एक जिसे हम कह सकते हैं वर्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और इसी वजह से इनकी जो है इनके अंदर हार्डनेस होती है। इनकी अगर रीज़न ये आए कि वाई आयरन एंड कॉपर आर हार्ड मेटल्स, तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। ये सारी बुक में पैराग्राफ में लिखी हुई है, पेज नंबर 98 पे ही आपको पेज नंबर 90 पे ही आपको रीड करना है। दूसरा है आयरन फेरस, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, सेम वही रीज़न है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में वो इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक फेरस का एटम दूसरे फेरस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से जब एक कंपाउंड में बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स होंगे ये आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी रीज़न क्या होगी, जैसे ये एरो शो कर रहा है, ये एरो जो है ये वाला फेरस एटम इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह ये सब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स पैदा होगी, जिसको हम स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग भी कह सकते हैं और मेटालिक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। और एज ए रिज़ल्ट ये बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल्स होते हैं। उसके अलावा पेज नंबर 90 पे एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए। सिंपल आपको एक बार गो थ्रू करना है, इसको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? इंटर का मतलब होता है अंदर, मॉलिक्यूल और फोर्सेस हमें पता है ताकत, ठीक है। तो जितने भी एटम्स हमारे पास होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, यहाँ बात किसकी हो रही है, मॉलिक्यूल की हो रही है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। जब ये इतने सारे एटम्स हमारे पास जो हैं ये आपस में
जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़े हुए हैं, ये इनका जो जुड़ना है, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इनको बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं या वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, वैन डर वाल जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, उनके नेम से ये निकला है इसका वर्ड वैन डर वाल। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैन डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। और ये भी हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल कि मैं 4 एटम बना रही हूँ, अब इनके दरमियान जो ये वाली जो स्पेस है, ये कहलाएगी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और 2 एटम्स की आपस में जो बाहर जो फोर्सेस हैं वो क्या कहलाएंगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये हमारे पास 2 तरह की होती हैं, ये और अच्छे से हमें समझ आएगा आगे। तो बेसिकली हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 2 टाइप्स की होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जैसे हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर को हम स्टडी करेंगे कि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। एक वाटर के मॉलिक्यूल में ये हमारे पास 3 हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं वाटर के। ठीक है, हम इन 3 को स्टडी करेंगे किस तरह से। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कौन सा है? जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। ठीक है, ये हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। अब इनके ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये इन बॉन्ड्स की जो फोर्स होगी वो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाएगी। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो हमने पहले पढ़ा है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड वैसे एक्चुअल में क्या है? एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। बट अगर मैं इसके साथ एक और वाटर मॉलिक्यूल रख दूँ, तो ये आपस में अगर मैं इनको जोड़ दूँ, तो ये जो ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से जुड़ेगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। इंट्रा और इंटर में हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी आप देख सकते हैं HCl में, अभी हमने वाटर की एग्जांपल पढ़ी, अब HCl की देखेंगे। HCl में हमारे पास 2 HCl के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहलाएगी। बट एक मॉलिक्यूल के अंदर के जो एटम्स होंगे वो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहलाएगी, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होती है। और अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होगी? जैसे NaCl, Na और Cl के दरमियान जो ये वाला बॉन्ड है, ये है तो आयोनिक बॉन्ड, बट एक्चुअल में ये क्या कहलाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो मज़ीद डिवाइडेड होती हैं 3 में। एक होती है डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसे हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, दूसरा डायपोल फोर्सेस, और थर्ड हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हमारे पास है डिस्पर्जन फोर्सेस, इसको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। अब ये होती किस के अंदर है? नोबल गैसेस के अंदर होती हैं। नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं ग्रुप 8 की, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 8 है, 8A, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल नियॉन, आर्गन। ठीक है, ये इनको नोबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये स्टेबल मोस्ट गैसेस होती हैं, इनको स्टेबल होने के लिए किसी से शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हीलियम भी है। हीलियम हमारे पास क्या होता है? हीलियम हमारे पास ग्रुप 1 का एलिमेंट है, बट इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी के लिए अगर K शेल आउटर मोस्ट शेल हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और K के अलावा अगर कोई और शेल हो तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो इस हीलियम का आउटर मोस्ट शेल K है, उसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये भी एक नोबल गैस कहलाता है क्योंकि ये स्टेबल है। हमारे बुक में जो एग्जांपल दी हुई है डिस्पर्जन फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए वो है नियॉन की। नियॉन गैस के 2 जिस तरह हैं ये हमारे पास, अगर तो एक एटम होगा सिर्फ नियॉन का तो उसमें कोई फोर्स नहीं होगी, बट अगर 2 नियॉन के एटम्स करीब आ जाएंगे तो उनके दरमियान जो एक फोर्स पैदा होगी उसको हम डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। वो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस। ठीक है, स्प्रेड या डिस्टर्बेंस, फैलना। ठीक है, तो ये होती किस तरह से है? इसके हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इनके जो यहाँ पे जो चार्जेस हैं नेगेटिव चार्जेस, और बीच में एक है न्यूक्लियस। ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? K शेल के 2 हैं और L शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए टोटल 10 है। ठीक है, होता ये है कि जब ये 2 करीब आ जाएंगे, जब ये दोनों करीब आ जाएंगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इनकी आपस में एक
फ़ोर्स पैदा होगी, और ये जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं और ये जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं इनकी आपस में फ़ोर्स पैदा होगी। हमें पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये माइनस नेगेटिव और नेगेटिव रिपल्जन में क्या होता है, जब दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो अब आप सेकेंड डायग्राम देखें। जब इन इलेक्ट्रॉन्स ने ये जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं और ये वाले जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। जब इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया तो ये चार्जेस क्या हुए, ये सारे नेगेटिव चार्जेस इधर शिफ्ट हो गए और इसके सारे नेगेटिव चार्जेस इधर शिफ्ट हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, और रिजल्टिंग डायग्राम जो हमारे पास ये है ये फॉर्म हो जाएगी। यानी कि प्लस चार्ज एक तरफ चला गया। जब ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ अब क्या बचा, सिर्फ प्लस रह गया था, और यहाँ क्या बचा था, सिर्फ प्लस रह गया था, क्योंकि यहाँ के सारे नेगेटिव चार्जेस इधर चले गए थे और यहाँ के सारे नेगेटिव चार्जेस इधर चले गए थे। अब जब ये दोनों प्लस बचे तो ये दोनों प्लस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अल्टीमेटली ये दोनों प्लस भी क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और ये डायग्राम कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो और ये प्रोसेस होता रहेगा। अब दोबारा ये वाला प्लस क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये सारे इधर आ जाएंगे, फॉर्म दोबारा ये फॉर्म बन जाएगी, फिर दोबारा ये। तो ये इस तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये वापसी जो है इस तरह के होते रहते हैं। तो ये किस वजह से हो रहे हैं, ये डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से हो रही है। जो ताकत इनको इस तरह से होने पे मजबूर कर रही है, क्या है, डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। ठीक है, ये एक और डायग्राम इसकी देख लें। ये कुछ इस तरह से होता है। अभी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, एक जैसा, हर साइड जो है इक्वल होगी। और अनसिमेट्रिकल क्या होता है, जब अनइक्वल साइज़ हो जाता है दो साइड्स का, तो वो अनसिमेट्रिकल होता है। जिस तरह से अभी इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन अब क्या हुआ, जब ये इस तरह की जब डिस्टर्बेंस पैदा हुई है तो ये हमारे पास क्या हुआ, सारे नेगेटिव चार्जेस एक तरफ चले गए हैं, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया जो कि न्यूक्लियस है। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ है कि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस हुई है, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पैदा हो गए। क्यों हुए, क्योंकि पॉजिटिव एक साइड पर आ गया और नेगेटिव एक साइड पर आ गया। ठीक है, तो ये जो स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव की वजह से एक डिस्टर्बेंस है, एक फोर्स है, वो क्या कहला रही है, हमारे पास डिस्पर्जन फोर्स कहला रही है। सेकंड हमारे पास है डाइपोल फोर्सेस। अच्छा, ये जो डिस्पर्जन फोर्सेस हैं ये हमारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये वापसी दोबारा अपनी रियल फॉर्म में आ जाते हैं, फिर दोबारा इस तरह से हो जाते हैं, तो ये रिवर्सिबल होते हैं। अगर तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती तो ये इसी फॉर्म में रहते, तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सेकंड हमारे पास है डाइपोल फोर्सेस। ये डिस्पर्जन फोर्सेस से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें जो जब इस तरह की जब कोई कंडीशन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो HCl में हुई थी, जब Cl पे नेगेटिव आ गया था पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ गया था पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स थी, वो जो फोर्स कहलाएगी वो कहलाएगी डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल फोर्स। इसको डाइपोल मूवमेंट भी कहते हैं। अच्छा, ये दो बार डाइपोल क्यों है, एक बार ये पॉजिटिव के लिए है और एक बार ये नेगेटिव के लिए है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस वाले नेगेटिव एक एटम का स्लाइटली नेगेटिव चार्ज दूसरे एटम के स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से ये जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है ये क्या कहला रही है, डाइपोल इंटरेक्शन कहला रही है। ये हमारे पास HCl की एग्जांपल है, बुक के अंदर जो डायग्राम है इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव है, ये जितने भी प्लस चार्ज हैं छोटे छोटे ये हाइड्रोजन के हैं, और ये जो नेगेटिव का बड़ा सा एक है ये Cl है, क्लोरीन है। ठीक है, तो ये जो इसका जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है एक एटम का, ये दूसरे वाले एटम की क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरे वाले का हाइड्रोजन पहले वाले एटम की क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जितने भी जो आपस में फोर्सेस हैं इनके दरमियान, ये सब क्या है, डाइपोल फोर्सेस हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है कि HCl जो होता है वो हमारे पास -85 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, और फ्लोरीन जो होती है वो हमारे पास -188 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होती है। ठीक है, हमने एक चीज़ हमें पता है कि जब कोई नंबर माइनस में होता है तो वो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। -188 छोटी वैल्यू है, -85 जो है वो हमारे पास बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि फ्लोरीन जो है वो जल्दी बॉयल हो रहा है और HCl जो है वो देर से बॉयल हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन सिमिलर आइटम्स है, इसमें वही वाली बात आ जाएगी, इसमें वही वाली बात आ जाएगी कि जो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन दोनों की सेम है,
जिसकी वजह से कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा और ये जल्दी से बॉयल हो जाएगा। बट HCl में क्या होगा, दोनों जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो इनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। इनके दरमियान जो फ़ोर्स होगी, जो कि हमारे पास डाइपोल फ़ोर्स कहला रही है, उसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा होगी कि इन एटम्स को आपस में अलग नहीं होने देगी। तो इसलिए इनको बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे -85 डिग्री सेल्सियस है। लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब प्रोड्यूस होती है जब किसी भी एलिमेंट में एक हाइड्रोजन एलिमेंट होगा, किसी भी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एलिमेंट होगा और उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट होगा। और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस की ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की होती है, नाइट्रोजन की होती है, फ्लोरीन की होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है। इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर एक एटम हाइड्रोजन है और दूसरा इनमें से कोई है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो उसके रिज़ल्ट में जो बॉन्ड एक फॉर्म होता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली है H2O की, इसमें क्या है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है। इसमें क्या होगा, ये हमारी बुक की एग्जांपल है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब इसके ऑक्सीजन के और एक एटम के ऑक्सीजन के दूसरे एटम के हाइड्रोजन के साथ जो अट्रैक्शन बन रही है, जो बॉन्ड बन रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास अमोनिया की है, 2 अमोनिया है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हमने अभी ऊपर पढ़ा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एक एटम का जो नाइट्रोजन है वो दूसरे एटम के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। यानी कि इससे हमें एक बात समझ ये आई कि कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बॉन्ड हो, एक से ज़्यादा फोर्सेस और एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हो सकते हैं। वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड भी था, वाटर में डाइपोल फोर्सेस भी होती हैं, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि इसका ये मतलब है कि मल्टीपल यहाँ पे नंबर हो सकते हैं, यानी कि अमोनिया 1 भी हो सकता है, 2 एटम्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और वाटर के साथ भी यही है, वाटर के एक से ज़्यादा जितने भी एटम्स होंगे वो आपस में जो उनकी बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, वाटर के आपस में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्सेस थी वो तो कोवेलेंट बॉन्ड था, यानी कि इनकी ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। बट इनकी यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग में हमारे पास है डिफाइन मेटल्स एंड मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल्स की डेफिनेशन को यहाँ मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है और मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन को मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स ऊपर लिखी हुई हैं, ये आपने 5 हेडिंग के साथ आपने डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। इस पैराग्राफ को आप जब रीड करेंगे तो इस पैराग्राफ को जब आप रीड करेंगे तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप इन हेडिंग के साथ डिस्क्राइब कर दीजिएगा। थर्ड हमारे पास है एक्सप्लेन मेटालिक बॉन्डिंग इन सोडियम, फेरस एंड कॉपर। इनके साथ जो मैंने 2-3 रीजंस बताई हैं वो भी आपने अपने जहन में रखनी है। और इनके अंदर जो पेज नंबर 90 पे जितनी भी मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है वो एज इट इज़ जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे, अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। व्हाट आर टाइप्स ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस, ये शॉर्ट में आ सकते हैं तो आपने ये 2 लिखनी है। और व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फिर उसमें आपने डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर सिर्फ नाम लिखने के लिए आएंगे तो आपने सिर्फ नाम लिखना है, और अगर ये मेंशन नहीं होगा कि आपने सिर्फ नेम मेंशन करने, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा इनको 1-2 लाइन्स इनको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक ही सवाल नहीं आएगा, इन तीनों का अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन डिस्पर्शन फोर्सेस आ सकते हैं तो आपने इसका पूरा पैराग्राफ लिखना है, उसके नीचे जो डायग्राम है नियॉन की वो बनानी है। इसी तरीके से डाइपोल की आपने डायग्राम नहीं बनानी। अगर आप लोगों को सिंपल ये वाली लग रही है जो मैंने यहाँ समझाई है, ये बना सकते हैं, और डिस्पर्शन में ये बनानी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये वाली बना सकते हैं, और ये वाली भी बना सकते हैं। इस तरह से बना दीजिएगा, ये देखने में ज़्यादा आसान लग रही है। उसके बाद है हमारे पास एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको अलग से आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सारा जो आपने वर्क इसके साथ साथ लर्निंग करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।